हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज़ इलेक्ट्रिसिटी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर ही है, हर एक पॉइंट से किसी भी लेवल पे आकर के बात करें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर यही बनेगा कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। मोस्ट कॉमन आंसर ये है कि सर जो वो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, फ्लो ऑफ चार्ज या यू कैन से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी नहीं कहते हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट है। और अगर आप सोचेंगे तो ऐसे जवाब आ सकता है कि ये जो हमारे घरों में एनर्जी आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब लाइट आती है, हालांकि यही अपने आप में बड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है कि हमारे घर में लाइट आती है या इलेक्ट्रिसिटी आती है। वटेवर, ये सब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हमारे घर में जो करंट आती है या जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, एनर्जी, करंट, ये सब क्वांटिटीज़ हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट अ क्वांटिटी, ये एक ब्रांच है साइंस की या यू कैन से फिजिक्स की, जहाँ पे हम लोग इन क्वांटिटीज़ को पढ़ते हैं। कौन सी क्वांटिटीज़ को? करंट को या एनर्जी को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो ये जो करंट है या ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, फंडामेंटली एक ही क्वांटिटी है जहाँ से सब कुछ बन करके आता है इस चैप्टर में, दैट इज़ चार्ज। कीवर्ड आ गया है, बस वही यहाँ आप नोट कर लीजिए, दैट इज़ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? चार्ज। चार्ज का क्या? स्टडी करना। तो सीधा टू द पॉइंट आंसर, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? आंसर इज़ स्टडी ऑफ चार्ज। तो बस हम लोग जुट जाएंगे, क्या करेंगे? चार्ज की स्टडी करेंगे। फिर वहीं से और ब्रांचेस क्रिएट होंगी, जब क्रिएट होंगी तब देख लेंगे। फिलहाल तो हमें चार्ज की स्टडी स्टार्ट करनी है। तो अगला प्रश्न आप समझ गए होंगे, चार्ज क्या है ये बताना है। डेफिनीशन आपकी स्क्रीन पे है, बिल्कुल टू द पॉइंट है। आप चाहे तो पहले अपने आप से सवाल जवाब कर सकते हैं। चार्ज ये एक ऐसा वर्ड है, चार्जिंग, ये सब आप अपने घरों में दिन में 10-15 बार यूज़ करते हैं। फ़ोन डेड हो जाता है, फिर आप चार्ज करते हैं, चार्जिंग होती है, डिस्चार्जिंग होती है। वो सब अपने स्थान पे सही है, लेकिन हम जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं वो अलग बात है, ये अलग बात है। हालांकि ब्रॉडली अगर आप सोचें तो सब एक ही है। चार्जिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब आप मान लीजिए सोए पड़े हैं, कुछ कर नहीं रहे, बोला जाएगा आप न्यूट्रल हैं। आप लेकिन क्या है कि किसी को देखते हैं और मान लेते हैं आपके अंदर एनर्जी आ गई और आप कुछ करने लग जा रहे हैं, किसी को अट्रैक्ट करने लग जा रहे हैं या किसी को रिपल करने लग जा रहे हैं, दैट टाइम बोला जाएगा अब आप न्यूट्रल नहीं हैं, अब आप चार्ज हो गए हैं। चार्ज का बेसिकली मतलब ये है कि जो चीज़ पहले उदासीन थी, न्यूट्रल थी, कुछ नहीं कर पा रही थी, अब अट्रैक्ट या रिपल अगर कर पा रही है, मीन्स वो चार्ज है। टू द पॉइंट डेफिनेशन ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे है, मैं उसको ही और एक बार एक्सप्लेन करूँ कि चार्ज क्या है। इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। यहाँ पर मटेरियल वर्ड को अंडरलाइन करिए, इस पर हम अच्छी खासी रिसर्च करेंगे। और जिसकी वजह से, बाय वर्च्यू ऑफ विच, ये क्या करता है? अट्रैक्ट, इसको अंडरलाइन मत करिए, रिपल को अंडरलाइन करिए। ये क्या करता है? मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दूसरे मटेरियल्स को ये अट्रैक्ट भी कर सकता है, वो तो और लोग भी करते हैं, रिपेल भी कर सकता है। दिस इज स्पेशल। तो यहाँ पर दो जो बातें अंडरलाइन हुई हैं, हम लोग इस पर रिसर्च करेंगे। मैं पहले ही आपको बता दूं, ये जो अभी हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जनरल फिजिक्स में आप इसे ले सकते हैं कि सबको ही पता होना चाहिए, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो चाहे जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, जीरो से इन्फिनिट किसी भी लेवल पर हो, ये वो बातें हैं जो आपको हर हाल में पता ही होनी चाहिए, क्योंकि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब वो एक प्रकार का ओवरलैपिंग पार्ट है, हर किसी को आना चाहिए। इसलिए आप इस पर समय थोड़ा दें, आप यहाँ फास्ट अपने आप को ना करें, हर चीज़ को अच्छे से समझने का कोशिश करें, बहुत हेल्प होगा। हो सकता है एज इट इज़ डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम में ना मिले, बट आगे ये हेल्प बहुत करेगा। जो कठिन चीज़ें होती हैं, एडवांस चीज़ें होती हैं, उनको समझने में। तो हम आपको क्या बताने जा रहे थे कि मटेरियल वर्ड पर हम रिसर्च करेंगे, रिक्वायर्ड है। देखिए आगे वही होगा, मटेरियल। मटेरियल
क्या है? ये सीधा जवाब है, दोज हैविंग रेस्ट मास। वो चीज़ें जिनमें रेस्ट मास है, कहा जाएगा वो मटेरियल है। अब आपने ये मास सुना होगा लेकिन रेस्ट मास नहीं सुना होगा। इस पर भी थोड़ी देर में हम अभी रिसर्च करेंगे, बट फिलहाल के लिए मान के चलो कि जो मास आप अभी तक पढ़ते आए हो उसी को हम लोग रेस्ट मास कहेंगे। दोनों में कोई अंतर नहीं है एट प्रेजेंट। लेटर ऑन वी विल डिस्कस कि थोड़ा कुछ अंतर होता है। रेस्ट मास के अलावा एक और मास होता है, हम लोग उस मास की बात कभी करते ही नहीं है। हम लोग जिस मास की बात करते हैं वो मोस्टली रेस्ट मास ही होता है। तो जिस किसी में भी रेस्ट मास है वो मटेरियल है। यहाँ पर केमिस्ट्री में जो बताया जाता है मैटर एंड इट्स सराउंडिंग वाले चैप्टर में, वो सारी बातें सही हैं, लेकिन उसका सीधा सारांश यहाँ पर एक ही लाइन में लिखा हुआ है, रेस्ट मास। जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसमें वॉल्यूम हो, जिसमें ये हो वो सारी बातें सही हैं। कीवर्ड लेकिन क्या है कि अगर किसी में रेस्ट मास है, डेफिनेटली दैट विल बी मटेरियल। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हमने बहुत सारे पार्टिकल मेंशन किए हैं। यहाँ पर ये पार्टिकल माइट भी आपके लिए नया हो, फोटोन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डेफिनेटली आपने सुना होगा। फोटोन ना सुना हो तो सुन लीजिए। ये होता क्या है, आप अभी जहाँ बैठे हैं लाइट तो होगी ही होगी, अंधेरे में कौन बैठता है। अगर आप जहाँ बैठे हैं लाइट है तो लाइट जब आ रही है आपकी आंखों पे पड़ रही है, तो कोई अगर पूछे कि लाइट आने का क्या मतलब है, लाइट पार्टिकल है, तो पार्टिकल जो आ रहा है, जिस पार्टिकल को आप लाइट कह रहे हो, कितना लाइट है? वो इतना लाइट है कि उसका मास 0 है। लाइट का पार्टिकल लाइट नहीं है, लाइटेस्ट है, बिल्कुल 0 मास का है। और उसी पार्टिकल का नाम फोटोन बताया गया है। जो रे ऑफ लाइट होता है, जो लाइट होता है, इफ समवन इज सेइंग कि ये पार्टिकल से बना है तो उस पार्टिकल का नाम फोटोन होगा। ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनके रेस्ट मास, अगेन आई एम टेलिंग कि बहुत बड़ा आपने पढ़ लेने के बाद भी अगर ये सब चीज़ें याद नहीं हैं तो आप बहुत पछताएंगे। बेटर कि आप हर हाल में से याद करें। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मास हैं। आप साइड में देखिए कुछ और भी लिखा हुआ है, ये भी काम का है। ये कैसे काम का है? ये एनर्जी इक्विवेलेंट है। लेटर ऑन आप समझ पाएंगे कि जो ये मास होता है ना, ये एनर्जी के इक्वल होता है। तो मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाए तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी? मास को इसका मतलब एनर्जी से इक्वल करा करके भी मेज़र किया जाता है। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसी के बराबर है, बस यूनिट बदल गई है। यहाँ SI यूनिट है और यहाँ MeV। ये MeV का मतलब है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाद में आप इसे बहुत डिटेल में जानोगे, अभी इतना डिटेल में नहीं जाना है, ऑलरेडी हम लोग काफ़ी डिटेल में हैं। तो ये आप ध्यान से अगर देखो तो कुछ समझ पाओगे क्या कि इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास अगर हम तुलना करें, देखिए इधर से इतना बेहतर समझ में नहीं आ रहा था। इधर से देखने में तो ये लग रहा है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों तो सेम मास के हैं, लेकिन असलियत में जब आप इस यूनिट पे आओगे, क्वांटम यूनिट पे आओगे, आप मॉडर्न फिजिक्स की यूनिट पे आओगे, दैट टाइम आपको पता चलेगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो मास एग्जैक्टली बराबर नहीं है। न्यूट्रॉन थोड़ा सा ही सही, लेकिन ज़्यादा मास का है। बट फॉर कैलकुलेशन पर्पज वी अज्यूम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर ऑफ इक्वल मास, बट स्लाइटली न्यूट्रॉन ज़्यादा है। एंड इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो ये 0.5 है। अगर आप इसे राउंड ऑफ कर भी लो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो जाएगा। तो कहाँ ये 1 और कहाँ ये 938? आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अगर हम कंपैरिजन करें तो जो ये मास है प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से काफ़ी ज़्यादा है। एग्जैक्ट कंपैरिजन आपको करना होगा, एग्जैक्ट डेटा आपको याद करना होगा। ये 1 जो आपने लिखा है ये समझाने के लिए था, आपको यही फिगर याद करनी है। 0.511 ये होता है एनर्जी या ये होता है मास फॉर इलेक्ट्रॉन, एंड 938 दैट इज़ मास ऑफ प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अगर आप तुलना करो तो पाओगे क्या कि ये जो फिगर है 0.511 की तुलना में वही कोई लगभग 1840 टाइम्स है। तो 1840 गुना भारी है प्रोटॉन, बहुत हैवी है। अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए तो इलेक्ट्रॉन का कचूमर निकल जाएगा, बहुत भारी है प्रोटॉन।
इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की टुगेदर बात कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन को इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि उसमें मास बहुत ही कम है, प्रोटॉन में बहुत ज़्यादा है। आगे की स्क्रीन में शायद यही है, कंपेयर करना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया वही मैं लिखने जा रहा हूँ कि जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है ये लगभग मास में इक्वल है। हालांकि न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज़्यादा है, बट कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए हम इक्वल मान के चलेंगे। जबकि इलेक्ट्रॉन और हम प्रोटॉन की अगर बात करें या इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन है वो बहुत भारी है। कितना भारी है? कुछ किताबें 1850 लिखती हैं, कुछ 1840 लिखती हैं। आप चाहो तो एग्जैक्ट निकाल सकते हो। हमने यहाँ पर एक रफ एस्टिमेट दिया है। एग्जैक्ट कैसे निकाल सकते हैं आप? कुछ ना, बस इधर आप क्या करना, 938 में 0.511 डिवाइड कर लेना, आ जाएगा। या फिर आप इधर वाली फिगर में इधर वाली फिगर को डिवाइड कर लेना। इसमें आप 9.1 इंटू 10 की पावर -31 कर लेना। एक ही बात पड़ेगी, सब कुछ सही है, बस थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। कोई 1840 कहता है, कोई 1837 कहता है, कोई 1850 कहता है। इतना आपने डिटेल में नहीं जाना है, कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए मोस्टली सारे ही इक्वल हैं। नाउ आगे हम बात करेंगे उस वाले बात की जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जो मास होता है, जो मटेरियल होता है, वो होता है मटेरियल जिसमें मास हो, सही मायने में रेस्ट मास हो। तो क्या मास दो प्रकार का होता है? रेस्ट मास के अलावा भी कुछ होता है? जवाब है हाँ। मास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेस्ट मास और दूसरा होता है मूविंग मास। ये मूविंग मास हम लोग इससे फैमिलियर नहीं है, इसी के बारे में थोड़ा सा हमें आपको यहाँ पे जानकारी देनी है। हम लोग फैमिलियर नहीं है, उसका कारण ये है कि हम लोग अगर दौड़ लगाएं तो स्पीड हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? 5, 10, 20, 50। रॉकेट वगैरह में बैठ के भी दौड़ लगा ले तो ज़्यादा 100, 200, 500, 1000, कितने भी हैवी एयरप्लेन का आप स्पीड ले लो, लाइट की स्पीड के आसपास हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में हमारी जो स्पीड होती है या हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के पास पहुंच पाती है। जब पहुंच जाती है दैट टाइम ये मूविंग मास पिक्चर में आता है बहुत ज़्यादा, फिर ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लगता है। बट इतना स्पीड हम लोग कभी पहुंच पाते ही नहीं है, इसलिए ये मूविंग मास क्वांटिटी हम लोग की पिक्चर में कभी आई ही नहीं है, इसीलिए हम लोग जानते ही नहीं हैं। ये न्यूटन वाली बातें नहीं है, ये आइंस्टाइन वाली बातें हैं। न्यूटन को समझना ही मुश्किल हो रहा है, इसीलिए आइंस्टाइन की बातें हम लोग कम किया करते हैं। थोड़ी सी यहाँ कर लेंगे ताकि पता चल जाए कि हाँ ऐसा भी होता है। ज़्यादा ना पता चले, थोड़ा ही चले कि भाई ये जो बॉडी है, यहाँ पर देखिए इस बॉडी में वेलोसिटी v मैंने जो मेंशन की है इधर कट कर दिया है, मतलब ये बॉडी ना मूव नहीं कर रही है, रुकी हुई है। और यहाँ पर ये बॉडी वही है, लेकिन इस बार ये बॉडी दौड़ रही है। वेलोसिटी है इसमें, मान लेते हैं v के बराबर का वेलोसिटी है, तो 40 किलोग्राम का, मान लो कोई बच्चा है वो दौड़ लगाए, वो 40 किलोग्राम का नहीं रहेगा, 41, 42, 43, 50 किलोग्राम का भी हो सकता है। बात डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी लेकिन सही है। हाँ, बस स्पीड आपको बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी दौड़ने की। आपको एक लाइट कंपेरेबल वेलोसिटी वाले एयरप्लेन में बैठना होगा। दैट टाइम 40 किलोग्राम का जो बच्चा है वो 100 किलोग्राम का भी हो सकता है, लेकिन इतना स्पीड हम एक्वायर नहीं कर पाते, इसलिए हमारा मास कभी इतना हो नहीं पाता। हमारा जो मास होता है निसंदेह जब हम दौड़ लगाते हैं बढ़ता है, लेकिन वो जो बढ़ोतरी होती है, जो इंक्रीमेंट होता है, बहुत ही कम होता है। बहुत नहीं, बहुत कम होता है। इसीलिए मान के चलते हैं कि जो मूविंग मास होता है, जो रेस्ट मास होता है, वो सब एक जैसा होता है। मास होता है, मास दो प्रकार के नहीं होते। असली में मास दो प्रकार के होते हैं, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के पास हम लोग नहीं जा पाते हैं, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि मास दो प्रकार के नहीं, एक ही प्रकार का होता है। ठीक, अब यहाँ पर ये रेस्ट मास है, इसको m0 से रिप्रेजेंट किया गया है। और जब ये बच्चा दौड़ने लग गया दैट टाइम इसका मूविंग मास जो होगा, मास को मूविंग मास बोला जाएगा, इसको m से रिप्रेजेंट किया जाएगा। किसी बच्चे का मास जब वो रुका हुआ है दैट विल बी रेस्ट मास, किसी बच्चे का मास जब वो वेलोसिटी पे है दैट विल बी मूविंग मास। मूविंग मास रेस्ट मास से ज़्यादा होगा। यहाँ पर आप इक्वलिटी इनइक्वलिटी देख रहे होंगे।
बाकी आगे क्या लिखा है यही मैं आपको इतनी देर से एक्सप्लेन कर रहा था कि हमारी जो स्पीड होती है लाइट की तुलना में काफ़ी कम होती है, इसीलिए ये जो दो मास होते हैं नियरली इक्वल होते हैं, इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि मास एक ही प्रकार का होता है, बट असली में दो प्रकार के होते हैं। अंतर बेहतर तरीके से समझना चाहते हो तो हमें अपनी स्पीड को लाइट की स्पीड के पास पहुंचाना होगा। चाहे पहुंचा पाए या ना पहुंचा पाए, प्रत्येक परिस्थिति में अगर आप मूविंग मास निकालना चाहते हो इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर m मैं बता चुका हूँ, m नॉट मैं बता चुका हूँ। m नॉट बच्चे का मास दैट टाइम जब वो रुका हुआ है, m बच्चे का मास दैट टाइम जब वो मोशन में है, और v ये बच्चे का स्पीड है, c लाइट का स्पीड है। इस फॉर्मूले में आप थोड़ा बहुत गणित लगाओगे तो समझ जाओगे कि अगर हम ये वाली कंडीशन अप्लाई कर दें, जो v है वो अगर c से काफ़ी कम कर लें तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, तो फिर m नॉट के बराबर आ जाएगा। यही मैंने आपको ऊपर बताया था। थ्योरी एंड मैथमेटिक्स बोथ हियर एग्रीड। नाउ क्वेश्चन पर आएंगे। यहाँ पर बात हो रही है कि विच इज़ नॉट मटेरियल, कौन मटेरियल नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। अभी तो मैंने बताया मटेरियल वो होता है जिसमें रेस्ट मास होता है, जिसमें रेस्ट मास होता है। इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास होता है, मैंने आपको कहा था, याद कर लेना, मुझे याद है, इसीलिए मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ, टाइम किल कर रहा हूँ ताकि बार बार लिखूँ, आप बार बार देखो, आप भी बार बार लिखो, याद हो जाएगा। प्रोटॉन का मास 1.6 इंटू 10 की पावर -27 होता है। न्यूट्रॉन का भी लगभग इतना ही होता है। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, इसीलिए ये मटेरियल नहीं है। जो भी चीज़ फोटोन से बनी है वो मटेरियल में काउंट नहीं होगी। इसीलिए लाइट को कोई ये नहीं कहता लाइट इज अ मटेरियल, कहा जाता है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मटेरियल है ही नहीं वो, क्योंकि उसमें रेस्ट मास नहीं है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो एक कटोरा ले लीजिए और उस कटोरे में आप मांगिए क्या, लाइट मांगिए, लाइट इकट्ठा करिए। लाइट जब तक आ रही है तब तक तो उसका अस्तित्व है, वजूद है। वंस इट इज कलेक्टेड, वंस फोटोन आपके कलेक्ट हो गए कटोरे में, वो 0 वेलोसिटी पे अगर आ गए हैं, फोटोन रेस्ट में आ गए हैं, अब उनका रेस्ट मास नहीं होता। आपके कटोरे का वेट नहीं बढ़ेगा, आपके कटोरे का मास नहीं बढ़ेगा। जब तक लाइट के पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे हैं तब तक उनमें मास है, क्योंकि दैट टाइम मास विल बी मूविंग मास, वो होता है लाइट में। लेकिन जब वो कटोरे में पार्टिकल लाइट के आके ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे, रेस्ट में आ जाएंगे, दैट टाइम उन पार्टिकल्स का कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। लाइट जब तक चल रही है तब तक चल रही है, कटोरे में है इसका कोई मतलब नहीं है। एब्सर्ड कॉन्सेप्ट। नाउ आगे हम यहाँ पर एक असर्शन रीजन करेंगे। आप जानते हो इस तरह का जब एग्ज़ाम में आता है तो कन्फ्यूज़न आता है, इसलिए असर्शन रीजन भी हमें प्रैक्टिस करना होगा। चार्ज ऑन फोटोन इज 0, ये है असर्शन। आपको मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, अच्छे से स्ट्रेस नहीं दिया, फिर से दे दूं। यहाँ पर चार्ज की डेफिनीशन ऊपर आ जाइए, देखिए एक बार अंडरलाइन कराया था मैंने किसी बात को, क्या? मटेरियल। जो चीज़ मटेरियल ही नहीं है उस पर चार्ज का प्रश्न ही नहीं उठता है। चार्ज इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। चार्ज सेकेंडरी है, प्राइमरी तो मटेरियल है। पहले मटेरियल है फिर बाद में चार्ज होगा। अगर कोई मटेरियल ही नहीं है तो चार्ज हो ही नहीं सकता। तो पहले ये तो देख लो, चार्ज अगर देखना चाहते हो क्या कि वो मटेरियल है कि नहीं। अगर वो मटेरियल नहीं है तो चार्ज हो ही नहीं सकता। मटेरियल कैसे देखते हैं? देखते हैं रेस्ट मास है कि नहीं। यहाँ बात कर रहे हैं फोटोन की, रेस्ट मास इसमें होता ही नहीं है। रेस्ट मास नहीं होता है मतलब ये मटेरियल ही नहीं है, और अगर मटेरियल ही नहीं है मीन्स इसमें चार्ज का मीनिंग ही नहीं है, चार्ज इसमें हो ही नहीं सकता क्योंकि ये मटेरियल नहीं। असर्शन पूरी तरह सही है। अब रीज़न देख लो, वही जो मैंने बताया लिखा हुआ है कि फोटोन कैन नॉट बी चार्ज बिकॉज, आगे ऐसा लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट मटेरियल, या फिर इट्स रेस्ट मास इज 0। सब कुछ सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न असर्शन को वेल एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ए एंड बी में आप देखिए बी गलत हो जाएगा, क्योंकि बी में कहा गया है नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नो, रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। असर्शन रीज़न को लेकर के आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखें। एग्जाम में बच्चे गलती करते हैं इस चीज़ को।
अब हम लोग अगली हेडिंग की तरफ आएंगे। चार्ज तो जान गए हैं मोटे मोटे तौर पे कि क्या होता है, अब कितने प्रकार का होता है। ये आपको जो हेडिंग है, जो चार्ज की मैंने डेफिनेशन लिखाई थी उसमें 2 वर्ड अंडरलाइन कराया था। एक मटेरियल को, उस पर रिसर्च हो गई, एक वर्ड अट्रैक्शन के बाद रिपल्शन, उसको जो अंडरलाइन कराया था उसको क्लियर करा देगी। चार्ज का प्रकार जब हम जानेंगे तो समझ जाएंगे कि चार्ज की डेफिनेशन में मैंने रिपेल वाले वर्ड को अंडरलाइन क्यों करवाया था। बट उसके पहले हमें याद करना होगा, इनकी याद में 2 मिनट का मौन रखना होगा। आप पॉज करके रख सकते हैं क्या? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगर बात हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की बिगिनिंग की, तो कूलॉम्ब और बेंजामिन फ्रैंकलिन इनकी बात ना हो तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उनका ही मेन कंट्रीब्यूशन है चार्ज वगैरह के बारे में। बेंजामिन फ्रैंकलिन, बस इसीलिए मैंने लिख दिया है। बाकी जो मैं बता रहा हूँ वो आप समझो, क्योंकि वो मैं नहीं बता रहा हूँ, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। अब वो बताने के लिए तो है नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये सारी बातें अब जो मैं बताऊँगा ये कौन बता रहा है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या किए वो, क्या एक्सपेरिमेंट किए? उनका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट तो काइट वाला था कि वो जब पतंग उड़ाते थे, वो पतंगबाज थे शायद, मुझे तो इतना नहीं पता है। उन्होंने मेटल का कोई ऑब्जेक्ट लाइक चाबी का गुच्छा वगैरह शायद उन्होंने मांझे में या सद्दी जो होती है लगा दिया। उससे जब थंडर स्टॉर्म का टाइम आया, लाइटनिंग हुई, गरज रहा था, बरस रहा था, तो स्पार्किंग वगैरह उन्हें दिखी। वहाँ से उनको एक कॉन्सेप्ट इम्प्रूव हुए, क्लिक करना शुरू किया और उन्होंने इतना तामझाम फैला दिया। तो उसमें से जो रिलेवेंट हमें जानने वाली बातें हैं उस पर आए अगर, तो एक है ये वाली एक्टिविटी, दूसरी इसके नीचे है, पहले इस पर ही फोकस करेंगे। इसमें ये है ग्लास की रॉड और दूसरा है ये एक सिल्क क्लॉथ, मतलब रेशम का कोई रुमाल, रेशमी रुमाल आप लोग ढूंढते हैं, किसी का जो गिर जाता है तो वापस कुछ लोग करने जाते हैं। अब उनकी मंशा क्या है वो ही जाने, आप बस ये जानो क्या कि ग्लास की रॉड और सिल्क क्लॉथ जब आपस में रब नहीं किए थे आप, तो जैसे रखे हैं ऐसे ही रखे रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। बट अगर हम इस रेशमी रुमाल से इस ग्लास की रॉड को रब कर दें और फिर इस रेशमी रुमाल और ग्लास की रॉड जहाँ रखे हैं वहीं रख दें, होता क्या है, इन दोनों में अट्रैक्शन हो जाता है। ये दोनों पास पास आने लग जाते हैं। इसके पीछे का कारण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जानने की कोशिश करी। उन्होंने ये बताया जानने के बाद क्या कि जब हम रब करते हैं तो ये जो बॉडीज थी इनमें चार्ज पैदा हो गया, ये बॉडी चार्ज हो गई। इन्होंने और एक यहाँ पर उंगली करी, ऐसा ही एक सेटअप और लिया, ऐसा ही इन्होंने एक सेटअप और लिया। चलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये हमने कॉपी किया। एक सेटअप जो इन्होंने और लिया, वहाँ पर भी इन्होंने ऐसा ही किया, रेशमी रुमाल से ग्लास की रॉड को रब किया। वहाँ पे भी देखा क्या कि दोनों के बीच में पहले अट्रैक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन अब होने लगा। फिर इन्होंने क्या किया कि ग्लास की पहले वाले सेटअप में रॉड और दूसरे वाले सेटअप में रॉड, इनको पास में लाने की कोशिश किए। तो देखिए ये अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, ये तो रिपल कर रहे हैं। सिल्क क्लॉथ और सिल्क क्लॉथ को पास में लाए, ये भी रिपल कर रहे हैं। ये अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर ओनली अट्रैक्शन नहीं, रिपल्शन भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ऑलवेज अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों स्ट्रेस इतना दिया जा रहा है? क्योंकि न्यूटन बाबू बताए थे कि टू मास ऑलवेज, अंडरलाइन करिए, ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ फ्रैंकलिन या कूलॉम ये सब लोग क्या कह रहे हैं, उस ऑलवेज वर्ड से आपको अलग कर रहे हैं, कहना चाह रहे हैं यहाँ ऑलवेज अट्रैक्शन नहीं होता, रिपल्शन भी हो सकता है। ग्लास की रॉड को रिपल कर रही है। यहाँ से धीरे धीरे दूसरी एक्टिविटी भी जब करी और पहली एक्टिविटी भी करी, दूसरी एक्टिविटी नीचे है, यहाँ पे क्या है, बिल्ली की चमड़ी ली है, खाल को प्लास्टिक की रॉड से रब किया, दोनों में देखा कि अट्रैक्शन होने लग गया। फिर इन्होंने एक ऐसा ही सेटअप और तैयार कर लिया
और फिर उस सेटअप में भी यही सेम हुआ। फिर इन दोनों को ये पास मिला है तो अट्रैक्ट नहीं हुआ, मामला रिपेल होने लगा, ये मामला रिपेल होने लगा। तो फिर जब समय बीता, कंक्लूज़न की बारी आई, तो उन्होंने कहा कि देखिए सर, ऐसा है कि यहाँ मामला थोड़ा गंभीर है, एक प्रकार की कहानी नहीं है, दो प्रकार की है। टाइप ऑफ चार्ज आंसर आ गया, दो प्रकार का। फिर दो प्रकार का आया तो एक को प्लस कहने की ज़रूरत पड़ी, एक को माइनस कहने की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पे ग्लास के रॉड को पॉजिटिव कहा गया, सिल्क के क्लॉथ में नेगेटिव कहा गया, कैट बिल्ली की चमड़ी में यहाँ नेगेटिव प्लस, एंड प्लास्टिक के रॉड में नेगेटिव। और साथ ही साथ इस प्रकार की थ्योरीज भी बना दी गई कि लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, मतलब इनको अगर करीब में लाएं या इनको करीब में लाएं, लाइक चार्जेस प्लस प्लस ये रिपेल करेंगे, माइनस माइनस ये लाइक चार्जेस हैं, एक जैसे चार्जेस रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस प्लस माइनस ये अट्रैक्ट करेंगे। तो ये थ्योरी ऑलरेडी आपको पता है, बस मैं उसको रिकॉल करा रहा था। यहाँ पर बलून वाला भी आपको दिमाग में आ रहा होगा, बिल्कुल करेक्ट है वो, लेकिन मैं इसलिए नहीं बताया कि इंडक्शन का रोल भी वहाँ आ जाता है। कि जो गुब्बारा होता है, कभी कभी आप देखे हो उड़ते उड़ते क्या करता है, वो किसी दीवार वगैरह में, छत से चपक जाना उसका तो स्वाभाविक है, लाजमी है, क्योंकि बलून के अंदर एयर है वो जो ऊपर की दिशा में बल लगा रही है, फोर्स लगा रही है, ड्यू टू दैट प्रेशर वो बलून ऊपर जाता है, छत में जा करके स्टिक हो जाता है, बट आजू बाजू के गुब्बारे में चपक जाता है, आजू बाजू के दूसरे गुब्बारे से चपकता है, कभी दीवार से जाके चपक जाता है, दूसरे गुब्बारे से तो नहीं चपकता, दीवार से चपक जाता है। तो ये सब इसी कंसेप्ट से कहानी रिलेटेड है, बट गुब्बारे वाला कहानी मैं इग्नोर किया हूँ बिकॉज वहाँ इंडक्शन का भी रोल है, अभी उसे हमें दूर रखना है, वरना सब कहानी ख़राब हो जाएगी, समझ नहीं आएगा। तो कुल मिला करके हमें समझ आया कि फोर्स यहाँ दो प्रकार के इन्वॉल्व हैं, एक अट्रैक्शन, केवल अट्रैक्शन नहीं रिपल्शन भी है, दूसरा चार्ज दो प्रकार के हैं, एक को प्लस कहा जाएगा, एक को माइनस, किसी को भी प्लस माइनस कह सकते हैं, लेकिन नहीं, नियम बना दिया है बड़े लोगों ने, तो हम ऐसे ही कहेंगे, ग्लास की रॉड में प्लस, सिल्क में माइनस, ठीक है, प्लास्टिक के रॉड में माइनस, बिल्ली की चमड़े में प्लस, ऐसा। अब यहाँ पर वही कंक्लूजन देखिए लिखा हुआ है सफ़ा सफ़ा, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लाइक चार्जेस मतलब प्लस प्लस अगर है, या माइनस माइनस तो वो रिपल करेंगे, अनलाइक चार्ज एक प्लस दूसरा माइनस, पहला माइनस दूसरा प्लस तो अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ एक बात बड़ी यहाँ पर ब्यूटीफुल है, इसका हो हल्ला रहता है इंडस्ट्री में, मार्केट में, ऐसे पूछा जा सकता है आपसे, या लोग पूछ सकते हैं, या आप लोगों से पूछ सकते हैं, किसी और से पूछ सकते हैं, क्या लाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? अभी अभी मैंने कहा लाइक चार्जेस तो रिपल करते हैं, और आप कह रहे हो कि क्या ये अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं पूछ रहा हूँ क्या ये अट्रैक्ट कर सकते हैं, या किसी ने आपसे पूछा अट्रैक्ट कर सकते हैं? जवाब है हाँ। वो कैसे? इस कंसेप्ट को समझने के लिए इस स्टार पॉइंट को भी हमें एक्नॉलेज करना होगा। दरअसल अंतर हमें बना करके रखना होगा दो चीज़ों में, पॉइंट चार्ज और बड़े साइज का चार्ज, चार्ज और बॉडी। बॉडी ये अलग बात है, पॉइंट चार्ज ये अलग बात है। यहाँ पर इसी में अंतर समझने के लिए इसको और डिटेल में आगे भी जानेंगे, बट अभी के लिए बस जो ये लिखा है मैं इसे रीड करूँ। अनलेस नॉट स्पेसिफाइड वी अज्यूम स्मॉल पॉइंट साइज बॉडी, पॉइंट चार्जेस की बात हो रही है। जब तक न कहा जाए बॉडीज़ को आपको बिल्कुल छोटा छोटा मानना है, टाइनी मानना है, स्मॉल मानना है, इतना छोटा मानना है कि उसे आप एक पॉइंट से रिप्लेस कर सको, means that charge here will be treated like point charges, not bodies. bodies वो होती हैं जो हैवी होती हैं, खेली खाई होती हैं, मोटी तगड़ी होती हैं। पॉइंट चार्जेस की अगर यहाँ बात हो रही है, जब तक ना कहा जाए आप पॉइंट चार्जेस मानिए, तब तक ये थ्योरी सही है, तब तक ये थ्योरी सही है। लेकिन अगर बात बड़ी आकार की बॉडीज़ की हो जाए, खेली खाई बॉडीज़ की हो जाए, मोटी तगड़ी बॉडीज़ की हो जाए, जिनमें साइज़ हो, वॉल्यूम हो, एरिया हो, ये सब हो, वहाँ वही जो मैं कह रहा था इंडक्शन से आपको बचना है, वो रूल, वो फिनोमिना वहाँ घुसने लग जाएंगे, जिसकी वजह से खेल टोटली रॉन्ग हो जाएगा। दैट टाइम फिर लाइक चार्जेस अट्रैक्ट भी कर पाया करेंगे। वो कहानी को मैं टोटली सेपरेट कर रहा हूँ ताकि अभी आपका कॉन्सेप्ट ढीला ना हो।
अभी जो मैंने कहा वही बिल्कुल सही है। लाइक चार्जेस रिपेल। क्यों? क्योंकि अंडरस्टूड है, अनलेस नॉट स्पेसिफाइड मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल पॉइंट साइज बॉडी। छोटी छोटी बॉडीज़ की बात करेंगे, खेली खाई बॉडीज़ की बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर करेंगे तो ये इंडक्शन वाला फिनोमिना निगलेक्ट नहीं हो पाएगा। छोटी छोटी बॉडीज़ में इंडक्शन वाला फिनोमिना निगलेक्ट हो जाता है। आगे देखें, आगे मतलब नीचे देखें, नीचे मतलब अपने नीचे नहीं, स्क्रीन में देखें। टू इनफाइनाइटली स्मॉल बॉडीज अट्रैक्टिंग ईच अदर, देन इस तरह का क्वेश्चन भी अच्छा खासा कंफ्यूज कराने वाला होता है कि दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, बताओ उनमें चार्ज है कि नहीं, दोनों में चार्ज है कि नहीं। बोथ मस्ट बी चार्ज, दोनों पक्का चार्ज होंगी, या एक पक्का चार्ज होगी, या दोनों ही न्यूट्रल होंगी। क्या होगा इन चार ऑप्शन में, एक बार आप विचार करें, फिर मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप भूल रहे हैं, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, हम जानते हैं पहले कक्षा 9 पढ़ा जाता है, फिर कक्षा 10, 9th क्लास पहले है, फिर 10th क्लास। 9th क्लास में हम लोग मास के बारे में पढ़ते हैं और 10th क्लास में आ जाते हैं चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज को क्यों लिखा है मैंने, यही 9th क्लास 11th हो जाता है और 10th क्लास 12th हो जाता है। 11th क्लास में हम लोग मास के बारे में पढ़ते हैं, 12th क्लास में चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। ये क्यों बताया मैंने, ताकि समझो क्या पहले मास आता है बाद में चार्ज आता है। अगर किसी में चार्ज है डेफिनेटली मास होगा, उसमें रहा होगा, बाद में चार्ज की बात होगी। टू इनफाइनाइटली स्मॉल बॉडीज अट्रैक्टिंग ईच अदर, इसका मतलब दो बॉडी हैं, इनमें मास ये मैंडेटरी है। चार्ज के बारे में बाद में बात कर लेंगे, पहले मास के बारे में बात करनी पड़ेगी। ये m1 है, ये m2 है। हो सकता है दोनों बॉडी में चार्ज q1 q2 हो, दोनों में ना हो सकता है एक में हो एक में ना हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। लेकिन मास अगर बॉडीज़ हैं, मटेरियल है, तो होगा ही, बिकॉज ऑफ मास। न्यूटन ने कहा था दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। G m1m2/r², ये फोर्स का फॉर्मूला भी न्यूटन ने बताया था। बिकॉज ऑफ दियर मासेस टू बॉडीज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गिवन बाय दैट एक्सप्रेशन। याद होगा आपको, 9th क्लास में पढ़ा था आपने। बाकी नहीं पढ़ा है तो थोड़ा कम समझ आ रहा होगा, बट सारांश समझ आ रहा होगा कि पहले मास की बात करेंगे, चार्ज की बात बाद में करेंगे। और अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो मास की वजह से हो रहा होगा। अगर यहाँ मान लेते हैं चार्जेस भी हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो चार्जेस की वजह से भी अट्रैक्शन हो जाएगा। ये अट्रैक्शन मास की वजह से जो था वो पहले ही था, चार्ज की वजह से और हो जाएगा, अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो दो बॉडी अगर अट्रैक्ट कर रही हैं तो संभव है कि किसी में चार्ज ना हो। न्यूट्रल बॉडीज भी अट्रैक्ट कर सकती हैं बिकॉज ऑफ देयर मासेस ओनली। हो सकता है कि एक में प्लस हो एक में माइनस हो, एक चार्ज हो एक अनचार्ज हो, ये भी हो सकता है। तो मस्ट वाले ऑप्शन ये सारे रॉन्ग हो गए। बोथ मस्ट बी चार्ज, वी कैन नॉट से। बोथ में भी चार्ज, ये सही हो सकता है, लेकिन बोथ मस्ट बी चार्ज ये सही नहीं हो सकता। मे मस्ट ये कंफ्यूज कराने वाले शब्द होते हैं एग्जाम में। बोथ में बी अनचार्ज ये यहाँ पर सही है, दोनों अनचार्ज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर मासेस दे कैन अट्रैक्ट। आगे बढ़ जाइए। टू इनफाइनाइटली स्मॉल बॉडीज रिपेलिंग ईच अदर, मतलब अब ये जो लाइन है ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि आप कहीं इंडक्शन वाला फिनोमिना दिमाग में ना लाइएगा। बहुत छोटी छोटी बॉडी हैं, टाइनी बॉडी हैं, पॉइंट साइज मान सकते हो। अब ये जो दो बॉडी हैं ये रिपेल कर रही हैं, गौर फरमाइएगा, रिपेल कर रही हैं। पहले हमने क्या कहा, मास की बात करी जाती है, फिर चार्ज की। मास की वजह से तो अट्रैक्शन होता है, लेकिन प्रश्न में कहा है ये बॉडीज रिपेल कर रही हैं, अट्रैक्ट नहीं कर रही हैं। क्या कर रही हैं? रिपेल कर रही हैं। मास की वजह से अट्रैक्शन होता है लेकिन बॉडीज रिपेल कर रही हैं। फिर से सुनिए, मास की वजह से अट्रैक्शन होता है लेकिन बॉडीज रिपेल कर रही हैं, तो फिर पक्का है कि बॉडीज में
चार्ज रहा होगा, और ये भी पक्का है कि दोनों में एक जैसा चार्ज रहा होगा, या दोनों प्लस या दोनों माइनस। ऐसा नहीं हो सकता एक प्लस हो एक माइनस हो, क्योंकि जो हुआ तो मास की वजह से पहले ही अट्रैक्ट करेंगी, और चार्ज प्लस माइनस अनलाइक आया अब और अट्रैक्ट करेंगी। Two bodies, you are seeing that they are repelling each other. It is not possible because of their masses. Definitely they will be charged and charge will be likely. दोनों या तो प्लस, दोनों या तो माइनस। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस पर बात करिए। बोथ मस्ट बी चार्ज। ये ऑप्शन बी सी डी ये सारे गलत हैं। वन मस्ट बी चार्ज ये संभव नहीं है। एक अगर चार्ज है दूसरा चार्ज नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा, दोनों को चार्ज होना पड़ेगा, लाइकली चार्ज होना पड़ेगा। और क्वेश्चन अगर पॉसिबल हैं तो उसको कर लेते हैं हम। अब यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कवर नहीं हो पाया है, उसको भी कवर कर लेते हैं। यहाँ पर दो स्टेटमेंट हैं, आपको बताना होगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट, चार्ज विदाउट मास इज पॉसिबल। मास इज पॉसिबल, ये पहला स्टेटमेंट है। इसको आप साफ सुथरा करके नोट कर लीजिएगा, बाकी जब मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसमें अच्छे से नोट करके दे दूंगा। दूसरा है मास विदाउट चार्ज इज पॉसिबल। ये ट्रू फॉल्स बताना है, दोनों ट्रू हैं दोनों फॉल्स हैं, या ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू। टी मतलब दोनों ट्रू, एफ मतलब दोनों फॉल्स, टीएफ मतलब ट्रू देन फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, फिर FT मतलब पहला फॉल्स देन ट्रू। ये चार ऑप्शन भी हो गए आपके। अब जो मैं आपको बताया हूँ बहुत आसान बात हो गई होगी ये क्वेश्चन तो आपके लिए, कि चार्ज विदाउट मास ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अगला मटेरियल ही नहीं है, अगले में मास ही नहीं है, चार्ज की बात ही नहीं करनी है। अब चार्ज विदाउट मास इज पॉसिबल, दिस इज नॉट करेक्ट, ये फॉल्स है। मास विदाउट चार्ज इज पॉसिबल, ये ट्रू है। किसी बॉडी में चार्ज तो तब आएगा ना जब आप उसको, जैसे ऊपर मैंने ग्लास की रॉड वाला बताया, रब वगैरह नहीं कर रहे हो तो उसमें मास पहले से ही है लेकिन चार्ज नहीं आया है। तो अगले में मास की एग्जिस्टेंस है, चार्ज की एग्जिस्टेंस रब वगैरह करोगे घिसोगे तो आ जाएगा चार्ज, नहीं तो नहीं आएगा। चार्ज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मास ओनली बना रहेगा बॉडी में। तो मास विदाउट चार्ज इज पॉसिबल, तो फॉल्स देन ट्रू। इसके आगे की कहानी हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।